हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट के टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और करके ही जानने पड़ेंगे, आपको कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो चैप्टर 1 है ये, क्लास 12th क्लास का। ठीक है, और कॉपी पेन लेके बैठना, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। पूरी वीडियो देखने के बाद आपका सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन निकलेगा ही निकलेगा, बट शर्त ये है कि आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। और भैया नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं, वो तो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी जो मेरा चैनल है ना वो बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है ना, तो इसको सब्सक्राइबर की और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार शेयर कर देना, है ना। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो मैंने क्वेश्चन उठाया है वो है इस टॉपिक पे बेस की आप फार्मूला ऑफ द कंपाउंड कैसे निकालते हैं। देखिए, जब आप सॉलिड स्टेट की बात करते हैं ना, तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आप क्यूब देख रहे हैं तो क्यूब में कोई कॉर्नर की पोजीशन होती है ना। जैसे अगर आप ये क्यूब देख रहे हैं तो क्यूब में अलग अलग पोजीशंस होती हैं। जैसे ये कॉर्नर की पोजीशंस हैं, ये फेस है, बीच में एक सेंटर होता है जिसको बॉडी सेंटर कहते हैं, या डायगोनल है। तो अलग अलग पोजीशन में क्या कंट्रीब्यूशन होगा पार्टिकल का, तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना रही हूँ। टेबल आपने भी बनानी है और इसको याद भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्या पोजीशन क्या है और टोटल पोजीशन कितनी है, टोटल वैल्यू कितनी है, और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या है, मतलब टोटल पोजीशन कितनी है। ठीक है, जैसे अगर आप बात करते हैं कॉर्नर की, सबसे पहली पोजीशन हम कॉर्नर ले रहे हैं, तो क्यूब के लिए ध्यान रखना, तो क्यूब के लिए जो टोटल पोजीशन होती हैं वो होती हैं 8। ठीक है, और हर पोजीशन पे जो कंट्रीब्यूशन आपने लेना है वो 1/8 लेना है। सिमिलरली एक और पोजीशन होती है कॉर्नर के अलावा फेस सेंटर्ड, यानी कि किसी भी फेस का जो सेंटर होता है। टोटल फेस आपके क्यूब में होते हैं 6 और कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ होता है 1/2। ये टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल की। ठीक है, नाउ अगर आप ले रहे हैं एज सेंटर, क्यूब का जो एज होता है उसका सेंटर, तो एज सेंटर पे टोटल एज सेंटर होती है 8 और कंट्रीब्यूशन होता है आपका 1/4, है ना। आप चाहे करके देख लेना, 8 नहीं 12 होगा, एज तो 12 होती है, 12 और कंट्रीब्यूशन हर किसी पे होता है 1/4। नाउ सिमिलरली अगर आपके पास बॉडी सेंटर है, मतलब बॉडी सेंटर का मतलब हो गया कि क्यूब का बिल्कुल सेंटर पोजीशन ले रखा है, तो वो तो एक ही हो सकता है, किसी का भी एक ही सेंटर होता है ना, किसी भी क्यूब का एक ही सेंटर हो सकता है। तो टोटल पोजीशन 1 है और कंट्रीब्यूशन भी वहाँ पे 1 ही है, मतलब फुल कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा अगर आपके पास बॉडी डायगोनल है, तो बॉडी डायगोनल पे टोटल बॉडी डायगोनल जो आपके क्यूब में बनेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे जब आप, तो वो बनेंगे 4। और कंट्रीब्यूशन, क्योंकि बॉडी के अंदर है ये भी, जब आप डायगोनल ले रहे हैं तो बॉडी के अंदर ले रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे फुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी टेबल बता दी है कि क्या पोजीशन का नाम क्या है। ठीक है, पोजीशन नेम, टोटल पोजीशन और कंट्रीब्यूशन। नेम ऑफ द पोजीशन टोटल कितनी है और कंट्रीब्यूशन कितनी, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, अब देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बहुत, देखिए सॉलिड स्टेट एक बहुत ही इजी पार्ट होता है, मतलब न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो केमिस्ट्री में ना इससे सिंपल न्यूमेरिकल आपको किसी चैप्टर में नहीं दिखेंगे, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। और मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बोलना है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ना। तो आप कोई भी चैप्टर उठा लो, मुझे तो लगता है सॉलिड ज़्यादा इजी न्यूमेरिकल कहीं नहीं हो सकते, बस आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है। जो मैं आपको बताऊँगी टिप्स एंड ट्रिक्स, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना, और उसके बिना फिर आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखिए, कह रहा है इन अ क्यूबिक सॉलिड y प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, मतलब y कहाँ है, कॉर्नर पे है ना, और x एट द फेस सेंटर। आपने बताना है फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, जब भी आप किसी क्यूब में फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो आपको ये देखना है कि वो किससे मिलके बना है। तो अब ये 2 चीज़ों से मिलके बना है, x और y। अब आपको x और y का रेशियो लेना है, तो देखिए ध्यान से देखना कौन कौन सी पोजीशन बता रहा है वो, x और y, है ना। अच्छा, x कहाँ पे है, एट कॉर्नर, और y कहाँ पे है, y कॉर्नर पे है, सॉरी मैंने देखा नहीं, y कॉर्नर पे है, और x कहाँ पे है, एट फेस सेंटर, फेस की सेंटर पे है। अब ध्यान से देखना, वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि टोटल फेस कितनी होती है
और उस फेज पे कंट्रीब्यूशन कितनी हो। तो याद कीजिए फेज सेंटर कितनी है टोटल 6 और उन पे कंट्रीब्यूशन कितनी है 1/2। तो टोटल पोजीशन कितनी है और इनटू कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो टोटल पोजीशन कितनी है 6 और कंट्रीब्यूशन है 1/2। देखिए उसने ये नहीं बताया कि उसने कितने फेजेस पे पार्टिकल रखा है, तो अगर उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो हम मान के चलेंगे कि सब पे ही रखा है, सारी पोजीशन पे रखा है ना। तो एट फेज सेंटर तो टोटल फेजेस कितने हैं 6 और कंट्रीब्यूशन है 1/2। बेसिकली आपको इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, आपको ये मल्टीप्लाई करते हुए जाना है अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो। नाउ सिमिलरली y कहाँ पे है कॉर्नर पे, टोटल कॉर्नर कितनी होती है 8 और कंट्रीब्यूशन कितना होता है कॉर्नर पे 1/8। तो ये रेशो आ गई। फिलहाल अगर आप इसे और सॉल्व करें तो 3:1। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है, यानी कि फॉर्मूला भी यही होगा, मतलब x 3 ले लेना है और y कितना ले लेना है 1। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला x 3 y 1, दिस विल बी योर फॉर्मूला। सही है बात, कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि एटम कहाँ प्रेजेंट है और उस पॉइंट पे कितनी पोजीशन टोटल है और क्या कंट्रीब्यूशन आता है। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएशन ले लेती हूँ, मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देते हैं सिनेरियो। तो सेकंड क्वेश्चन ले रही हूँ, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी, बस इतना लिखूंगी कि कौन कहाँ और कौन कहाँ नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा घुमा देते हैं क्वेश्चन, है ना। लिख लेते हैं कि वाई एट कॉर्नर, वाई जो है कॉर्नर पे है, ऐसे चलेगा, समझ जाएंगे ना आप। सेम स्टेटमेंट है, बस ये चेंज कर दिया, वाई कॉर्नर पे और मान लीजिए एक्स कह रहा है एट एनी ऑफ द 5 फेसेस, किन्हीं भी 5 फेसेस पे है। तो देखिए वैसे तो 6 फेसेस थी टोटल, पर उसने नहीं रखा, उसकी मर्जी है, उसने 6 पे नहीं रखा, उसने कितने पे रखा है सिर्फ 5 पे रखा, उसकी मर्जी। तो हमें कोई मतलब नहीं है, जितने पे रखा होगा हम उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, एक्स और वाई, अब एक्स फेस सेंटर पे तो है मगर सिर्फ 5 फेसेस पे है ना। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, 6 नहीं लेना है, 6 नहीं लेना, आपको लेना है 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और कंट्रीब्यूशन तो वही रहता है, बस उसने 6 टोटल 6 पोजीशन है, उसने सिर्फ 5 पे रखा है, तो कंट्रीब्यूशन 1/2 हो जाएगा, वो तो सेम ही रहेगा। और y कॉर्नर है, कॉर्नर तो उसे सारे लिए हुए हैं, तो 8 पार्टिकल है टोटल और कंट्रीब्यूशन है 1/8, यानी कि आपके पास ये बन जाएगा 5/2 और 1। अब इसे कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, ऐसा कुछ नहीं करना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ वैसे तो। देखिए आप 2 इधर ले जाएंगे, मतलब ये 5/2 आ गया ना रेशो 1, तो आपने अपॉन में आ गया ना कुछ वैल्यू, तो आपने इसको 2 को उधर ले जाना है। तो अब x की वैल्यू कितनी आई 5 और y की वैल्यू कितनी आई 2, तो यानी कि आपके पास आया आंसर x5 y2। क्लियर बेटा। नाउ अब इसके बाद एक और केस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। क्या, देखिए क्वेश्चन की टाइप वही है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस उसमें वेरिएशन कर रहा है ना। जैसे वो कभी कहीं रख रहा है, कभी रख रहा है, उसकी मर्जी, जहाँ मर्जी रखे, बस आपको तो टेबल याद हो गई है, जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे। बात तो सारी यही थी ना, यही तो नहीं आता था। तो देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए वो कह रहा है इन ए क्यूब, अब एक्स वाई रहने देते हैं, ए बी सी डी लिख लेते हैं, ए प्रेजेंट, बी प्रेजेंट एट कॉर्नर, बी प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड वाई प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। बताना है फॉर्मूला क्या होगा। तब देखो ध्यान से देखना। अच्छा, अगर आपको लगता है कि भैया मैं आ गया, हम कर लेंगे, हम भी मौका दो, तो कुछ नहीं करना, आपने वीडियो को करना पॉज, ठीक है। पॉज करके आपने आंसर पहले खुद निकालना है और फिर वीडियो ओपन करना है, देखना है कि आपका मेरे से मैच करता है कि नहीं, है ना। तो हो जाओ स्टार्ट फिर। ओके, तो आई थिंक आपने कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा वीडियो को, ठीक है। तो देखिए बी कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, कॉर्नर पे है, और वाई कहाँ है, बॉडी सेंटर पे, तो जो जहाँ है वो लिख लेते हैं। अच्छा, बी के साथ मैंने वाई क्यों लिखा, लिख लिया तो लिख लिया, वैसे बी के साथ ए लिख लेते तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट व्हाटएवर। तो चलिए देखिए, बी कहाँ है, कॉर्नर पे, और वाई कहाँ है, बॉडी सेंटर पे। अब उसने कुछ नहीं बताया कितने कॉर्नर, तो कुछ नहीं बताया तो सारे मान लो, ठीक है। तो टोटल कॉर्नर कितने हैं 8 और कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8। सिमिलरली टोटल बॉडी सेंटर कितनी है 1, कोई भी बॉडी में एक ही सेंटर होता है 1, और कंट्रीब्यूशन कितना है 1 ही है, तो यानी कि ये हो जाएगा 1:1, यानी कि बी भी 1 और वाई भी 1। द फॉर्मूला विल बी B1Y1। ओके, सो जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो है द
नंबर ऑफ वॉइड्स पे बेस्ड। देखिए किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में आपके पास यूजुअली दो टाइप के वॉइड होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और कैसे पता चलता है कि इनका आपस में रिलेशन क्या है? तो देखिए मान लेते हैं कि टोटल पार्टिकल n है, कोई भी अरेंजमेंट हो, CCP BCC कोई भी अरेंजमेंट हो, किसी भी टाइप के अरेंजमेंट में टोटल पार्टिकल हम अज्यूम कर लेते हैं कि n है। और यहाँ पे आपने अजम्पशन लगानी है, तो लेस टोटल पार्टिकल n, अगर टोटल पार्टिकल n है तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n होंगे। अगर टोटल पार्टिकल n है तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n होंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक्चुअली नंबर ऑफ पार्टिकल के इक्वल होता है। ओके नाउ अगर आपको टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड देखने हो तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होंगे वो 2n हो जाएंगे, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो याद रहेगा सीरीज क्या कि टोटल पार्टिकल n है तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n है और टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 2n हो जाएंगे। तो इफ लिख लेते हैं, इफ जैसे क्वेश्चन है इन ए क्यूब Q forms CCP arrangement and P occupy all tetrahedral void, find the formula। अगेन एलिमेंट आपको दिए हुए हैं, आपको इसका क्या निकालना है? रेशो निकालना है। रेशो निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितनी वैल्यू आ रही है इनकी। तो देखते हैं क्या क्या है। देखो Q forms CCP, Q CCP बना रहा है और P occupied all tetrahedral void। तो अगर Q CCP बना रहा है तो मान लेते हैं CCP इज लाइक अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट बना रहा है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि Q की वैल्यू n है ना। तो देखो रेशो किसकी लेनी है आपने? P और Q का लेना है। अब अज्यूम कर, या Q और P लिख लो, एक ही बात है, पहले Q लिख लो फिर P लिख लो। तो P क्या बना रहा है? अरेंजमेंट। तो जो भी अरेंजमेंट बनाता है, जैसे भी अरेंजमेंट हो, CCP सिंपल क्यूबिक, FCC BCC है ना, आपने अज्यूम कर लेना कि इसका टोटल पार्टिकल n है। तो अगर, तो मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ, Q CCP बना रहा है और B जो है ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड में है, P सॉरी ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड में है। तो मान लेते हैं कि Q की वैल्यू n है, मतलब टोटल पार्टिकल n है। अगर टोटल पार्टिकल n होंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होंगे? 2n, यानी कि 2n हो जाएंगे। यहाँ पे आपने कैलकुलेट नहीं करना, आपने n मान लेना है। क्यों n मानना है? क्योंकि अल्टीमेटली तो ये कट रहे हैं, अल्टीमेटली तो इन्होंने कटे जाना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ n ले लो, y ले लो, x y z जो मर्जी लो, 10 20 30 जो मर्जी लो, क्योंकि उसी के तो मल्टीपल में जाएगा ये भी, तो अल्टीमेटली तो कट जाएगा। तो Q की वैल्यू कितनी आई? 1 और P की कितनी आई? 2। तो फॉर्मूला विल बी P1 Q2। ओके ना, अब इसमें थोड़ा वेरिएशन करते हैं। मान लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि भाई जो Q है वो CCP अरेंजमेंट बना रहा है। ऐसा थोड़ी है कि यही देंगे, कुछ और भी तो दे सकते हैं। मान लो कि उसने बोला कि P ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। उसने सारे नहीं ऑक्यूपाई कराए, सिर्फ 2/3 करवाए हैं। 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि जितने टोटल वॉइड थे उनका 2/3। तो कैसे निकालेंगे? Q तो अभी भी CCP में, तो N X Y Z जो मर्जी ले लो। और देखो अगर टोटल पार्टिकल n है, क्योंकि ये अच्छा मैं लिख देती हूँ पहले, P ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड दिया हुआ है आपको। तो देखो अगर मान लें कि भैया टोटल अरेंजमेंट n है, टोटल पार्टिकल n है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 2n होंगे, और उस 2n का आपने 2/3 ले लेना है। दोबारा सुनो, अगर टोटल पार्टिकल n है तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होंगे, मगर आपका कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? सिर्फ उसका टोटल का 2/3 कर रहा है, तो आपने 2/3 ऑफ 2n ले लेना है। अब एक चीज़ जो कटनी करनी है वो है n तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? 1:4:3 बचेगा ना। और इसके बाद आप इसको 3 को ऊपर ले जाओ, यानी कि इधर ले जाओ, यानी कि 3:4। तो आपके पास फॉर्मूला बना Q3P4। ओके ना, अगर वो कहता है टेट्राहेड्रल वॉइड, जैसे सपोज कीजिए कि वो कह देता है कि Q जो है वो CCP में है और जो P है वो टेट्राहेड्रल वॉइड, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो उतने ही होते हैं जितने टोटल पार्टिकल होते हैं। तो Q की वैल्यू आप n ले लोगे और P ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितने होते हैं? n, यानी कि भी n है। तो ये रेशो आ गया 1, यानी कि फॉर्मूला बिना Q1 P1 या सिंपली QP लिख सकते हैं आप।
नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रिलेशन बिटवीन डी ए आर। अभी डी ए आर क्या होता है, देखिए डी का मतलब होगा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, क्योंकि जब भी आप कोई क्यूब बनाते हैं ना तो उसमें दो पार्टिकल के बीच में नियरेस्ट कितना डिस्टेंस है, कम से कम कितना डिस्टेंस है। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल ये एक पार्टिकल ये है, तो इनके बीच में मिनिमम कितना डिस्टेंस है, वो कहलाता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, जिसको डी बोलते हैं। अगर आयन है तो उसको इंटर आयोनिक डिस्टेंस भी कह सकते हैं, दो आयन्स के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। अब डिपेंड ऑन क्यूब की टाइप क्या है, कुछ भी हो सकता है ना। ए होती है एज लेंथ। एज लेंथ का मतलब क्या होता है कि जब आप क्यूब बना रहे हैं तो क्यूब में कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस कुछ होता होगा। जैसे मान लीजिए आपने ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया, तो यही कहलाएगा एज लेंथ, क्यूब की एज लेंथ कितनी है। और लास्ट चीज़ होती है द रेडियस ऑफ द पार्टिकल, वो क्यूब जिस पार्टिकल से मिलके बना है और उस पार्टिकल की रेडियस क्या है, ठीक है। सोडियम के लिए अलग, पोटेशियम के लिए अलग, आयरन के लिए अलग। तो तीन बातें होंगी। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आप समझ गए, दो पार्टिकल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द क्यूब। ए इज द एज लेंथ, कि कितनी एज लेंथ है क्यूब की। और लास्ट द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे आता है कि भैया एक चीज़ दे दी आपको कि आपको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दे दिया और आपसे रेडियस पूछ ली, या आपको रेडियस दे दी और एज लेंथ पूछ ली, तो ऐसा इनका ना कम्बिनेशन चलता रहता है। तो इसके लिए आपको टेबल याद करते हैं हम लोग एक टेबल याद करते हैं, और मैं आपको ट्रिक बताती हूँ टेबल याद करने की, वरना आप परेशान हो जाएंगे अगर आप वैसे याद करते बैठे के। हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, बिना ट्रिक के भी हो जाएगा, पर जब ट्रिक के साथ हो सकता है तो फिर क्यों ना करें, है ना। तो देखिए ट्रिक क्या है, तीन चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सिंबल आपको क्लियर हो जाना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी ए आर। अगर सिंबल में कंफ्यूज है ना तो फिर बड़ी बेकार बात है, ठीक है। तो देखो आपने कुछ नहीं करना, आपने एक नंबर याद रखना है 221। हाँ जी 221, ये ट्रिक है। क्या है ट्रिक, अब आपने यहाँ पे लिख लेना है डी, अच्छा डिपेंड ऑन कि क्यूब की टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये तीन टाइप का होता है। सबसे पहले सिंपल क्यूब, सिंपल क्यूबिक जिसको बोला है, स्कैंडियम नहीं है, सिंपल क्यूब है। दूसरा है बीसीसी और तीसरा है एफसीसी टाइप। एफसीसी का दूसरा नाम सीसीपीबी है, ध्यान रखना, एफसीसी को सीसीपीबी कह सकते हैं। क्या क्या लिखा मैंने, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको आप सीसीपीबी कह रहे हैं। नाउ आपको कैसे याद रहेगा कि क्या क्या रखना है, तो इसकी एक ट्रिक याद रख लो कि बी फॉर बीच में, आई नो इट्स फनी, बी फॉर बीच में, यानी कि बीसीसी हमेशा बीच में आता है। क्योंकि ना जब मैंने याद किया था ये ट्रिक तो मैं यहीं पे कंफ्यूज हो गई थी कि मैं बीसीसी को पहले लिखूं कि लास्ट में लिखूं, तो मुझे याद आ गया कि बी को बी और बीच में होता है, तो मतलब सिंपल तो पहले ही आएगा, सिंपल है तो बेचारा, तो बचा एफसीसी वो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपने क्या याद रखना है, एक और टेबल बना लेते हैं। यहाँ मैं डी लिख रही हूँ, यहाँ मैं ए लिख रही हूँ, यहाँ आर लिख रहे हैं। तो आपने क्या करना है, डी ए आर हर जगह लिख देना है, डी ए आर और डी ए आर लिख दिया तीनों कॉलम में, ओके। और जो मैंने आपको नंबर अभी बताया 2 to 1, इससे आपको इसे डिवाइड करना है। तो 2 to 1, 221, 2 to 1 एंड 2 to 1, ये भी कर दिया। अब इसको कर दो इक्वेट, ये तीनों वैल्यूज आप इक्वल कर दो, ये आपने इक्वल कर दी। तो आप बोलोगे मैडम ये रिलेशन तो आ गया, पर तो सब जगह ही सेम आया, तीनों में सेम है। अब पते के बाद अब स्टार्ट हो रही है कि फ़र्क कहाँ है। अभी तो सारे एक जैसे लग रहे हैं। देखो सिंपल क्यूबिक में आपको ए के जो नीचे लिखा है उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे ही रखना है, दो जगह ही रखना है। जब आप बीसीसी कर रहे हैं तो बीसीसी में आपने क्या करना है, ये जो आपने 2 लिखा है नीचे, ए के नीचे 2 है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2/√3। कौन सा नंबर बोला मैंने, 2/√3। और फेस सेंटर्ड में आपको इस 2 को मल्टीप्लाई करना है √2 से। यही सारी कहानी है। सिंपल क्यूबिक में 221 के बीच में आपने किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, मतलब इधर तो मल्टीप्लाई हो गया ना, ठीक है। बीसीसी में आपको 2/√3 से करना है इसे, और एफसीसी में आप इसे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली चीज़ को, ठीक है। फॉर्मूला तैयार है, बस आ जाइए। तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है सीजियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेज इन अ बीसीसी स्ट्रक्चर, इट्स यूनिट सेल एज लेंथ इज इतना, व्हाट इज द इंटर आयोनिक डिस्टेंस। इंटर आयोनिक डिस्टेंस का मतलब है यहाँ पे, देखिए आप इसको डिकोड करो, इंटर आयोनिक डिस्टेंस मतलब दो आयन के बीच का डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस।
तो दो आयन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, ये तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हुआ कि कितना डिस्टेंस मिनिमम है। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, डी पूछ रहा है। और दे क्या रखा है, सेल एज लेंथ इज 400 पिकोमीटर। अब ये क्या चीज़ दे रखी है आपको, ए, एज लेंथ को ए बोल रहे हैं, अभी लिखा है मैंने। तो ए आपको दे रखा है, डी आपने निकालना है। और टाइप क्या बेटा, बीसीसी। तो याद करो थोड़ा इसकी ना, देखो 2-3 बार इसके टेबल की प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। 2 बार बस वीडियो में जब आपने एक बार नोट बना लिए वीडियो से, तो 2-3 बार प्रैक्टिस करो इस चित्र की, आपको याद हो जाएगा। तो देखो आपको बीसीसी के लिए रिलेशन चाहिए ए और डी का, तो मुझे ये चीज़ चाहिए, ये वाली, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर बीसीसी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डी एंड ए, d/2 इज इक्वल्स टू a/2 √3, दिस द रिलेशन। नाउ हमें निकालना है d, तो d हो जाएगा 2 से 2 तो यहीं कट जाएगा वैसे, तो √3 a/2, √3 इधर चल जाएगा ना। तो इसके जो a की वैल्यू पुट कर दो, तो √3 400/2, तो 200 इंटू √3 हो जाएगा। और इसे सॉल्व कर लेना, ये आंसर आएगा 346.4 के आसपास। ये तो आप कर ही लेंगे ना, तो मेरा काम आपको कैलकुलेशन कराना नहीं है, कैलकुलेशन तो आप खुद ही करेंगे, गुणा भाग। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि आपने इसे कैसे अप्लाई करना है। तो बस टेबल पता हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, इससे इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक क्वेश्चन है मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ, अभी आपने करना है। क्या है, द रेडियस ऑफ एटम इज 500 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ एटम इज 500 पिकोमीटर। साथ लिखो, इफ इट क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी फाइंड एज लेंथ, इफ इट क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी फाइंड एज लेंथ। अभी के अभी करो, आपके सामने टेबल है, ठीक है। आपको पॉज करो वीडियो को, 2 मिनट का समय लो और जल्दी से आओ, फिर इसको करो और फिर मैं आंसर बताती हूँ आपको, ठीक है। हाँ जी, डन कर लिया। देखिए कैसे करेंगे। आपको रेडियस ऑफ एटम दे रखा है, तो रेडियस ऑफ एटम मतलब सिंबल क्या होगा इसका, रेडियस हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं। तो आपको ये दे दिया ए, दिस इज योर ए वैल्यू। पूछ क्या रहा है, एज लेंथ, सॉरी रेडियस ऑफ एटम को आर से डिनोट करते हैं, दिमाग खराब हो गए, हो जाता है कई बार, ठीक है। रेडियस ऑफ एटम को आर से डिनोट करते हैं, एज लेंथ को ए से डिनोट करते हैं। इसको यहाँ लिख देते हैं, इस आर। एफसीसी सिस्टम है, तो याद कीजिए एफसीसी और ए और आर का रिलेशन क्या है एफसीसी में, तो आप लिखेंगे इन एफसीसी, फॉर एफसीसी a/2 √3 2 इंटू √2 सॉरी a/2 √2 इज इक्वल टू r/1। बस आगे तो आप कर ही लेंगे, आपको a चाहिए, तो दिस मीन्स a इज इक्वल टू 2 √2r, और सॉल्व करेंगे तो 1414 पिकोमीटर आ जाएगा, ठीक है जी। कर लेना इसे, आगे काम तो आप खुद कर ही लेंगे। ओके, सो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है डेंसिटी ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल। बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं आपको सच बताऊं तो इन जितने भी हमने टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल किए ना, उनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यही है, ठीक है। मतलब और भी करने हैं, टॉप में है तो सारे ही करने, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी क्यूब की डेंसिटी आप कैसे निकालेंगे, तो पहले तो आप ये समझो कि डेंसिटी का सिंबल होता है रो, मतलब यहाँ पे आप इसको डेंसिटी का सिंबल ले रहे हैं यहाँ पर, और जगह पता नहीं, पर यहाँ पे डेंसिटी को ये लिखना आपने, ओके ना। दूसरी बात, आप फार्मूला क्या लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए हर टाइप, जब भी मैं आपको कोई टाइप करा रही हूँ तो उसके साथ उसका फार्मूला लिख रही हूँ कि यहाँ पे आप किस चीज़ से निकालने वाले आंसर, है ना। तो डेंसिटी के फार्मूला में आपने ध्यान रखना है कि डेंसिटी जो होती है वो होती है Z इंटू एम NA इंटू ए क्यूब। थोड़ा सा आपको सिंबल समझाती हूँ क्या मतलब है। ये तो डेंसिटी है, ये हो ही गई खैर। Z का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, यानी कि पर यूनिट सेल में कितना पार्टिकल है। आप ध्यान ये रखिए कि अगर सिंपल क्यूबिक है तो आपने इसे 1 ले लेना है, BCC है तो 2 ले लेना है, अगर FCC है जिसको आप CCP भी कहते हो तो आपने 4 ले लेना है। क्या समझे? सिंपल क्यूबिक है तो ये वैल्यू 1 होगी, BCC है तो 2 होगी, FCC या CCP है तो 4 होगी, ठीक है ना। M का मतलब है मोलर मास, जो भी क्रिस्टल का
जो भी आपको मॉलिक्यूल का मोलर मास दिया होगा वो ले लेना, मॉलिक्यूलर एटम का। Na का मतलब है एवोगैड्रो नंबर, और ये वैल्यू फिक्स होती है, पता है आपको, इट इज 6.022 इंटू 10⁻23। और A है एज लेंथ। फिर भी ना इतना करने के बाद भी ना बच्चे इसका क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो मैंने बहुत बार चेक किया है, ऑब्जर्व किया है कि इतना सरल सा फार्मूला होने के बाद भी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। और मैं आपको बताती हूँ आप गलतियाँ करेंगे कहाँ, इसमें नहीं गलती करेंगे, फार्मूला तो आपको याद रहेगा, गलती कहाँ होने वाली। देखो आप ये भूल जाएंगे कि इसकी यूनिट क्या है। इसकी यूनिट होती है, देखो इसको दो तरीके से निकालते हैं, या तो इसकी यूनिट आप लेते हो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या आप इसकी यूनिट लोगे केजी मीटर क्यूब। मतलब अगर मास ग्राम में ले रहे हैं, अगर मोलर मास ग्राम में है तो एज लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में ही लेनी है। अगर मोलर मास केजी में है तो एज लेंथ हमेशा मीटर में लेनी है, आप ये भूल जाएंगे, ठीक है। मतलब आप इसको रैंडमली एज लेंथ को पिकोमीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर कुछ भी लेते रहेंगे, ऐसा नहीं करना। अगर आपको मास ग्राम में लेना है तो यूनिट आपको हमेशा सेंटीमीटर ही लेनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि एज लेंथ जो होती है ना वो सेंटीमीटर में नहीं होती, मतलब पिकोमीटर दे दी, नैनोमीटर दे दी, कोई भी रैंडमली कुछ भी दे दिया। तो अगर आपको रैंडमली कुछ भी दे रखा है तो उसमें आप सेंटीमीटर में उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैं आपको 2-4 बता देती हूँ। जैसे अगर आपको पिकोमीटर दे रखा है तो याद रखना है कि जो 1 पिकोमीटर होता है वो 10⁻10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। सिमिलरली 1 नैनोमीटर जो होता है, या पहले मैं 1 एंगस्ट्रॉम बता देती हूँ, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। सिमिलरली 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻7 सेंटीमीटर। ये कुछ है, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, आई थिंक इतने ही काफ़ी है ना, यही यूज़ होने वाले हैं। तो ये आपको याद रखना है। जैसे अगर पिकोमीटर में नहीं, ये आप तो कन्वर्टेड इनटू अ सेंटीमीटर। यूजुअली आप देखेंगे कि पिकोमीटर 10⁻12 सेंटीमीटर के इक्वल, 10⁻12 मीटर के इक्वल होता है, पर यहाँ मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग लिखा है, ठीक है। अगर मैं मीटर के अकॉर्डिंग लिखूँ तो फिर मैं ऐसे लिखूँगी कि इट इज़ इक्वल टू 10⁻12 मीटर, या फिर 10⁻10 मीटर, या फिर 10⁻9 मीटर। तो आप कैसे याद रखेंगे, जो भी वैल्यू मीटर में है ना उसमें 2 का और कम कर दो। जैसे मीटर में वो -12 है तो 2 कम कर दोगे तो -10। मीटर में वो 10⁻10 है तो सेंटीमीटर मतलब उसमें -8 हो जाएगा, -9 का -7 हो जाएगा, तो 2 कम कर देना है। यूजुअली ये यूज़ होता है। वैसे एक चीज़ आपको और याद रखनी है, क्या कि अगर आपको कभी NaCl का क्रिस्टल दे दिया, NaCl का देने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब NaCl यूजुअली पूछा जाता है, तो NaCl में आपको क्या लेना है, जब भी NaCl का नाम आएगा तो NaCl के लिए Z हमेशा 4 होता है, ठीक है, और सीजियम क्लोराइड के लिए Z हमेशा 1 होता है। याद रहेगा, NaCl के लिए Z हमेशा 4 लेना है और सीजियम क्लोराइड के लिए Z हमेशा 1 लेना है। इसे नोट कर लो। अगर आपको ये चीज़ याद हो गई है ना, आपने समझ ली है, हो ही नहीं सकता कि आपका डेंसिटी का क्वेश्चन गलत हो जाए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है बच्चे मारी यहीं खाने वाले हैं, या तो वो यूनिट में गड़बड़ कर देंगे या वो NaCl का में Z का वैल्यू कुछ भी लिख देंगे। नहीं, फोड़ लेना है। जैसे क्वेश्चन मैंने जो यहाँ पे दिया है वो NaCl के ऊपर जानबूझ के दिया है। तो देखिए, करते हैं स्टार्ट। क्या कह रहे हैं, द एज लेंथ ऑफ अ NaCl यूनिट सेल इज इतना, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। देखो एज लेंथ दे रखी है 564 पिकोमीटर, ये क्या चीज़ है, A। अब A पिकोमीटर में नहीं चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए ना, तो देखते हैं क्या होता है। और डेंसिटी यानी कि रो निकालना है। तो देखो आपको A दे रखा है 564 पिकोमीटर। अब मैंने अभी आपको बताया पिकोमीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन क्या होता है, 10⁻10। तो इंस्टेड ऑफ पिको, इस पिको की जगह आप लिख सकते हैं 10⁻10 सेंटीमीटर। हो गया, मतलब आपने पिको की जगह क्या लिख दिया, 10⁻10 लिख दिया, वो सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया। तो A तो आपको मिल गया। अब NaCl के लिए मैंने आपको बताया था, NaCl के लिए Z कितना है, 4 है, ये भी आपको पता है। मोलर मास आपको पहले से दिया हुआ है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 58.5 पहले से दे दिया ग्राम में, बिल्कुल सही है, यही चाहिए था। एज लेंथ आपने ले ली, डेंसिटी आपको पता करनी है, तो लगा दो फार्मूला। Z कितना है 4, M कितना है 58.5, Na एवोगैड्रो नंबर होता है तो फिक्स है 6.022 10⁻23, और A मतलब एज लेंथ है जो आपने ले ली 564 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर होल क्यूब। बस कुछ नहीं करना है, इसे करना है सॉल्व, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे पूरा तो पूरा आंसर आएगा 2.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
क्वेश्चन आसान है, डेंसिटी के क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है, फंसने का जो चांसेस है ना बस यही है, तो याद कर लो। ओके, सो जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो है नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना अगर वॉल्यूम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है तो। देखिए क्वेश्चन में क्या होगा, आपको टोटल वॉल्यूम दिया होगा कि भैया एक वॉल्यूम है, ठीक है, आपने बताना उसमें टोटल यूनिट सेल कितने होंगे। तो देखिए अगर आप नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना चाहते हैं ना तो आप टोटल वॉल्यूम जो भी आपको दिया होगा ऊपर वो रखना है और आपको उसे डिवाइड करना है एक यूनिट सेल के वॉल्यूम से, है ना। तो क्या फार्मूला बना, नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला बना टोटल वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वन यूनिट सेल, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब टोटल वॉल्यूम तो 1 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। देखिए क्यूबिक क्लोज पैकिंग है वो क्यूब ही, जिस भी टाइप का वो क्यूब है और क्यूब का वॉल्यूम फिक्स होता है, राइट, विच इज ए क्यूब, फार्मूला फिक्स है। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब। बट प्रॉब्लम ये है कि ए क्यूब के लिए तो मुझे ए चाहिए और ए का मतलब होता था एज लेंथ। हाँ भैया क्वेश्चन में एज लेंथ तो कहीं नहीं दी बल्कि रेडियस दी हुई है, आपको रेडियस दे रखी है पर आपको रेडियस थोड़ी चाहिए, आपको तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए ए चाहिए। तो फिर एक काम करते हैं, क्यों ना ए और आर का रिलेशन लगा लेते हैं, और रिलेशन का टेबल डर वाला टेबल तो हमने अभी याद किया, डर 221 याद है ना। तो देखो मुझे तो टेबल याद हो गया तो मैं तो डायरेक्ट लिख देती हूँ, क्योंकि CCP है और CCP का मतलब होता है, दूसरा नाम क्या होता है CCP का, अभी बताया था, यस FCC। तो FCC के लिए पहले हम रिलेशन लगाएंगे क्योंकि हमें निकालना है पहले ए। तो देखो फॉर FCC ए और आर, ए 2√2 इज इक्वल्स टू आर बाई 1, मुझे तो याद है मैं डायरेक्ट लगा दिया। तो यहाँ से ए हो जाएगा 2√2r, यानी कि 2√2r का वैल्यू है 125 पिकोमीटर में ही जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद दैट इज 354 पिकोमीटर, दैट इज द एज लेंथ 354 इट इज। आगे एज लेंथ, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी ए क्यूब यानी कि 354। प्लीज रिमेंबर, देखिए सारा फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करते टाइम सारा खेल ही यूनिट्स का है, यूनिट सही नहीं लगाई तो आप कुछ भी करते रहिए, कुछ नहीं आने वाला। इस बार वॉल्यूम उसने सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो आपका ये वाला वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में ही होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें तो पिकोमीटर में आ रहा है हमारा तो ए, तो आंसर भी तो पिकोमीटर में ही आएगा। तो पिकोमीटर को चेंज कर दो तो ये हो जाएगा, पिकोमीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन क्या होता है, 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर, तो इट विल बी सेंटीमीटर क्यूब। सही है ना। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला लगाओ, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपको वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब चाहिए, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब 354 इन 10⁻⁻10 क्यूब। इसको सॉल्व कर लेना, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब तो कर ही जाएगा, खैर ठीक है। आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.25 इंटू 10⁻22। नंबर ऑफ यूनिट सेल आपका ये आ गया। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस आपने इतना ध्यान रखना है कि द टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल जो होंगे वो टोटल वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल जो होंगे वो टोटल वॉल्यूम गिवन डिवाइड विद नंबर ऑफ 1 यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल के इक्वल होंगे, बशर्ते कि आप जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब सही निकाल रहे हैं, यूनिट सही पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बन रहे थे, ये टॉप क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करा दिए हैं। आपका काम इतना है कि आपको इन क्वेश्चन की करनी है प्रैक्टिस, और जो भी मैंने टॉप टिप्स ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए हैं वो आपको याद करने हैं। सारा स्यापा यही है, ठीक है। याद नहीं करेंगे तो वीडियो आप 4 बार देख लीजिए, 5 बार देख लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब आपका काम स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। आज इतना ही करते हैं, फिर एक नए सजेशंस के साथ मिलेंगे, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।